औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट लिया था और चैप्टर 1 का हमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया था जिसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी। आज के लेक्चर में भी हम मज़ीद कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और ये दो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इनमें जो टर्म कंडीशंस और जो डेफिनेशंस वगैरह हम रिकॉल कर रहे हैं और नई डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम हमारा जो चैप्टर 1 है सेट वो हम स्टार्ट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट लेक्चर 2 प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स, मतलब सेट्स पर हम क्या ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं वो। तो अमूमन सेट पर जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं स्टूडेंट, उनके नाम कुछ ये हैं। इंटरसेक्शन, इस नाम से आप वाकिफ़ होंगे, आपने पहले भी किया होगा ये। नेक्स्ट स्टूडेंट है यूनियन, इसके नाम से भी वाकिफ़ होंगे आप। और थर्ड वन इज़ डिफरेंस, और इसके नाम से भी आप वाकिफ़ होंगे। ये तीनों ऑपरेशंस हमने 10th क्लास मैट्रिक क्लास में परफॉर्म किए हैं। इसके अलावा जो दो और ऑपरेशन किए जाते हैं वो स्टूडेंट हैं कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट मालूम करना, अगर आपने डी मॉर्गन लॉ स्टडी किया होगा तो। इसी तरह ये भी आपने मैट्रिक क्लास में किया है कार्टीशन प्रोडक्ट, दो सेट का आपने कार्टीशन प्रोडक्ट मालूम किया होगा। अब स्टूडेंट वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड फिर जैसे कहा कि क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो सेट का जो इंटरसेक्शन था उसमें हम क्या करते थे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ऑफ ऑल एलिमेंट बिलोंगिंग टू बोथ द सेट्स ए एंड बी। अब आसान ज़बान में इसमें कहा जा रहा है कि अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन करें तो उस इंटरसेक्शन में स्टूडेंट हम जो दोनों सेट में कॉमन होगा उसको सेलेक्ट करते हैं और उस सेट को हम दोनों सेट का इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, और उल्टे यू जैसी सिंबल बनाई गई है यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखें तो ये उल्टे यू जैसी सिंबल है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इसको रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और लिखेंगे कैसे, ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा सेट ऑफ ए सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब ये ऐसा सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं एक्स वो या तो ए से बिलोंग करेंगे एंड एक्स बिलोंग टू बी, या वो किससे बिलोंग करेंगे, बी से। मतलब या तो वो एक्स में से होंगे या एक्स के होंगे और बी के होंगे। इस एंड का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट और है, मतलब कि इसको ऐसे लें कि ये कॉमन, यहाँ एंड जो यूज़ किया जाता है वो कॉमन की सेंस में यूज़ किया जाता है। मतलब एक्स ए में होंगे और बी में भी होंगे, ऐसा सेट कहलाएगा इंटरसेक्शन। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें स्टूडेंट तो हमारे पास इस तरह आएगा। ये दो सर्किल जो वाइट कलर के हैं स्टूडेंट, ये शो कर रहे हैं सेट ए और बी को, लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो इसलिए ये जो लाइट ब्लू कलर का जो हमने शेडेड एरिया बनाया है, ये वो एलिमेंट होंगे जो ए का हिस्सा भी होंगे और बी का भी होंगे, और जो रह जाएंगे वो इस वाइट एरिया के अंदर फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी होंगी ए और बी के लिए। आइदर नो एलिमेंट इज कॉमन टू बोथ, मतलब एक तो ये हो सकता है कि कोई एलिमेंट कॉमन ही ना हो, तो फिर
जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी होता है, खाली सेट होता है। मतलब ऐसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी फिर क्या होगा, एम्प्टी होगा। इन दिस केस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इस केस में स्टूडेंट फिर ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट। मतलब अगर दो ऐसे सेट हों जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। कुछ इस तरह। नेक्स्ट जो कंडीशन है स्टूडेंट, सम एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ सेट। मतलब कुछ एलिमेंट क्या होंगे, दोनों सेट में कॉमन होंगे। मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन का, या आंसर में इंटरसेक्शन के सेट में एलिमेंट मौजूद होंगे। जैसे सपोज कीजिए ए बी का हमने जब इंटरसेक्शन किया तो वो सी के बराबर आया, मतलब नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो फिर यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। मतलब ये जब होगा जब a b और c इक्वल ना हो। इन दिस केस a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट। मतलब कि a और b में अगर कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो फिर हम a और b को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। मतलब ऐसे, जैसे आप सपोज डायग्राम में देख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे ये सेट A है और ये सेट क्या है हमारे पास, ठीक है, B है, और ये पूरा जो बॉक्स बना हुआ है ये U यूनिवर्सल सेट है। इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट इनमें जो कॉमन एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, A और E। मतलब A एलिमेंट A सेट A का भी हिस्सा है और E B का भी हिस्सा है। तो इस तरह जो सेट A और B होंगे उनका इंटरसेक्शन में कोई ना कोई वैल्यू है या एलिमेंट्स हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। तो A और B हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। स्टूडेंट थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, सेट B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। कि सेट B जो है वो सेट A का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर मतलब ये होता है कि कोई एक एलिमेंट कम होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब कोई प्रॉपर सबसेट होगा तो वो किसी सेट का प्रॉपर सबसेट जब होगा जब उसमें से उसको निकाला जाए लेकिन कम से कम एक एलिमेंट उससे मैच ना करे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो A इंटरसेक्शन B के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर ये प्रॉपर सबसेट हुआ तो फिर जो इंटरसेक्शन निकलेगा A इंटरसेक्शन B वो खुद सेट B होगा। ये थर्ड कंडीशन हो सकती है। और फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, अगर A इंटरसेक्शन B के इक्वल है या A के इक्वल है। मतलब जब हमने इंटरसेक्शन लिया या तो वो B सेट के बराबर आ गया या किसके, A के बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में मतलब ये कंडीशन जब ही एग्जिस्ट कर सकती है कि जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। मतलब अगर दोनों सेट इक्वल होंगे तो आंसर या तो A के इक्वल होगा या B। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेट की वैल्यू होंगी उन सेट A और B की जो सेम वैल्यू होंगी उसी के बराबर उनका इंटरसेक्शन का आंसर आएगा। और ये जब पॉसिबल हो सकता है कि जब दोनों सेट क्या हो, आपस में इक्वल हो, अदरवाइज ये इक्वल ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे सेट A था 1 2 और सेट B भी था स्टूडेंट्स 1 2। तो गौर कीजिए अगर इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो वो भी क्या आएगा, 1 2 आएगा। तो फिर 1 2 A भी है और B भी है, तो मतलब ये जब ही हो सकेगा जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। यही बात इस फोर्थ कंडीशन में कही जा रही है। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की तरफ चलें स्टूडेंट तो वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। मतलब दो सेट का हमें क्या मालूम करना है, यूनियन। इंटरसेक्शन हमने देख लिया, यूनियन देखते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द यूनियन ऑफ टू सेट A एंड B is the set of all elements that are set in the A or in the set B।
मतलब ये वो एलिमेंट हैं, या तो यूनियन का जो आंसर होगा ये वो होगा, या तो वो ए में मौजूद होंगे या बी में होंगे। मतलब दोनों के जो एलिमेंट हैं उनको कंबाइन करके लिखा गया होगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखा जाता है कि इसमें रिपीट नहीं किए जाते। जैसे ए सेट में 1 है, 2 सेट में भी 1 है, तो फिर उसको 1 टाइम लिखा जाएगा, 2 टाइम्स नहीं लिखा जाएगा। और इन बोथ सेट ए एंड बी, ठीक है, मतलब कि यूनियन वो होता है या तो वो एलिमेंट सेट ए में हो या सेट बी में हो या दोनों में हो। और जो अभी कहा मैंने कि दोनों में अगर होंगे तो कितनी बार हम उनको मेंशन करेंगे, 1 टाइम्स मेंशन करेंगे। तो ए यूनियन बी को अगर हम इस तरह लिखें सिंबॉलिकली, तो फिर ऐसे लिखा जाएगा ए यूनियन बी इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स, जो भी एलिमेंट होंगे बिलोंग्स टू ए, या तो स्टूडेंट वो ए का हिस्सा होंगे, और x बिलोंग्स टू b, या वो किसका हिस्सा होंगे, b का। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, यहां पर सिर्फ जब इंटरसेक्शन हम लिख रहे थे तो यहां और की जगह एंड लिखा हुआ था, ठीक है। एंड का मतलब होता है यहां पर कॉमन, मतलब दोनों में जो हो, और का मतलब होता है, ठीक है, और का मतलब यहां होता है जो, ठीक है ना, दोनों के अंदर किसी दोनों में से किसी एक में मौजूद हो, या तो सेट ए में मौजूद हो या बी में मौजूद हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एंड का और का इसके अंदर। अब अगर बात की जाए तो यूनियन कुछ इस तरह होगा, ए यूनियन बी ऐसे कुछ होगा। इन जनरल फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अगर हम कोई भी सेट ए और बी की बात करें तो ए जो है वो सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। मतलब जो ए यूनियन बी लिया जाएगा तो फिर ए और बी के एलिमेंट ए यूनियन बी के आंसर से निकाले जा सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सेट ए हमारे पास है 1 2 3, और सेट बी हमारे पास है 2 3 4, ऐसे कुछ है। तो स्टूडेंट यूनियन क्या होगा, वो एलिमेंट जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। तो आंसर आएगा 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो क्या ये जो ए यूनियन बी सेट बना है, क्या इससे हम ए और बी के एलिमेंट निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं इसका 1 2 और 3 लूं तो ये सबसेट होगा, ठीक है, और वो ए के बराबर होगा। इसी तरह अगर मैं 2 3 4 लूँ तो ये भी सबसेट होगा, जो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। तो बिल्कुल सही बात है इस पॉइंट में कि ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और बी जो है सबसेट होगा, ठीक है, ए यूनियन बी का। ये दोनों इसके जो यूनियन का आंसर होगा उसके सबसेट होंगे। सेकंड में कहा जा रहा है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी सबसेट ऑफ ए का तो फिर ए यूनियन बी बी के बराबर आएगा। मतलब कि बी अगर ए से निकाला गया है तो फिर हम जब इसका यूनियन करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। मतलब ये कि जो मैंने अभी एग्जांपल लिखी, अगर हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा देखें तो फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर B इज अ सबसेट ऑफ A, अभी नहीं है, हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। जैसे अब B जो है वो A का सबसेट है, और करें तो हम 2 और 3 B के एलिमेंट हैं जो A से लिए गए। तो फिर ये कहा जा रहा है A यूनियन B का आंसर जो होगा वो B के बराबर होगा। A यूनियन B करके देखते हैं। तो A यूनियन B अब क्या होगा, 2 और 3 होगा। और कीजिए, तो अगर ये 2 और 3 है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि A यूनियन B जब लिया जाएगा तो B के बराबर आएगा। तो गौर करें A यूनियन B B सेट के ही बराबर आया है, तो ये भी बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा यूनियन के केस में। थर्ड, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B अगर इक्वल हो गए, मतलब जो यूनियन का आंसर है वही इंटरसेक्शन का आंसर है, तो ये इस केस में होगा कि या तो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन और यूनियन बी
ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर या तो ए या बी के बराबर आ गया, तो ये भी जब एग्जिस्ट कर सकता है जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। अगर दोनों सेट इक्वल होंगे तो इंटरसेक्शन का जो आंसर होगा वही किसका आंसर होगा, यूनियन का। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसी एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर सेट ए से 1 को रिमूव कर दें तो ये दोनों सेट इक्वल हैं। अब इनका ज़रा आप यूनियन निकालें तो इनका यूनियन आएगा स्टूडेंट क्या, 2 3। और अगर इनका इंटरसेक्शन निकाला जाए ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन देखते हैं वो भी आएगा 2 3, क्योंकि दोनों में 2 3 हैं। तो इंटरसेक्शन और यूनियन का आंसर ए या बी के बराबर आ गया। तो बिल्कुल यही बात यहाँ लिखी गई है कि अगर इंटरसेक्शन यूनियन का आंसर ए या बी के बराबर हो तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सेट हमने इक्वल देखें। अब कहा जा रहा है इफ ए एंड बी सबसेट ऑफ यू सच दैट, मतलब ए और बी ये सबसेट हैं यू के। यू हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट है, और ये ऐसा सेट होता है स्टूडेंट जो बाकी सेट के एलिमेंट को रखता है अपने पास, या बाकी सेट जो होते हैं वो इसके सबसेट होते हैं जो यहां लिखा है। तो फिर ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ए और बी ऐसे सेट हों जो यू से निकाले गए, तो जब हम इन ए बी को मिलाएंगे तो वो खुद यू के बराबर बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चंस में हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, देखेंगे भी। देन द सेट ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। अगर ऐसा हुआ कि ए यूनियन बी यू के बराबर आ गया, तो फिर जो सेट हैं वो क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एमसीक्यूज वगैरह में आपसे पूछी जा सकती है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम मालूम करेंगे क्या, डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट के दरमियान का फर्क। तो स्टूडेंट डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है वैसे, और उर्दू में इसको फ़र्क करना बोलते हैं। तो दो सेट को हम डिफ़र कैसे कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस कैसे ले सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ अ सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट आर नॉट इन बी। मतलब ये कि बहुत आसान ज़बान में स्टूडेंट, अगर ए में से बी माइनस किया जा रहा है तो इसका जो आंसर आएगा इसमें वो सेट के एलिमेंट होंगे जो ए में रह जाएंगे। मतलब इसमें बी के एलिमेंट इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। जैसे बोला इज द सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब जो सेट माइनस करने के बाद ए के रह जाएंगे दैट आर नॉट इन बी, जो बी में ना हो, वो कहलाएगा डिफरेंस। मतलब इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी और ए स्लैश बी। ठीक है, दोनों तरह से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ए माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको सिंबॉलिकली, एक्स सच दैट एक्स, जो भी एलिमेंट होंगे बिलोंग करेंगे ऐसे, एंड एक्स इज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब जो आंसर आएगा माइनस होने के बाद उसमें वो एलिमेंट होंगे जो ए के होंगे, बी में अगर बच भी गए तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। बिल्कुल इस तरह ये होगा ए माइनस बी, मतलब जो शेडेड एरिया है हमारा ऑरेंज, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट बचेंगे वो ए माइनस बी का हिस्सा रहेंगे। अगर बी माइनस ए किया जाए तो स्टूडेंट इसको अपोजिट करके देख लें, फिर वो एलिमेंट होंगे जो बी का हिस्सा होंगे, ठीक है, जो बी में बच जाएंगे, ए वाले फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरह हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो शेडेड एरिया जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना नेक्स्ट। स्टूडेंट इंटरसेक्शन देखा, यूनियन देखा, डिफरेंस देख लिया। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट में। ये भी आपने डी मॉर्गन्स लॉ में सीखा होगा। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, दे आर नॉट इन ए। मतलब ये दरअसल एक डिफरेंस है, आप इसको आसान जबान में समझें। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसका डिफरेंस लिया जाता है जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने उससे। जैसे अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस लाइन से शो करते हैं,
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डिफरेंस होगा यू माइनस ए, मतलब के माइनस होने के बाद जो u के एलिमेंट बच जाएंगे वो a कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एज, जैसे मैंने बताया अभी, ये थोड़ी बड़ी हम कर देते हैं, प्राइम। प्राइम के साइन से हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, डिनोट करते हैं। पढ़ते क्या है हम इसको, इस साइन को पढ़ते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो u में इस जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास कहलाएगा वो a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी अभी आपको लिखकर दिखाया, u माइनस ए, मतलब कुछ इस तरह। जो a कॉम्प्लीमेंट होगा स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये सेट a है, ये बॉक्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सेट a के को माइनस करने के बाद जो u में रह जाएंगे एलिमेंट वो होगा, दैट इज a प्राइम होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब सिर्फ वो एलिमेंट जो u से बिलोंग करेंगे लेकिन वो a में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है और पूछा जाता है, ठीक है। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बोलते हैं। इसमें सेट, दो सेट को मल्टीप्लाई या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A B सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। मतलब ये कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। और वो ऑर्डर्ड पेयर, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऐसा होगा कि इसके अंदर जो ए होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, पहले सेट से करेगा बिलोंग, और जो सेट बी होगा, जो बी दूसरा एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से करेगा। तो ऐसे जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको ऐसे पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई इसको नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ए क्रॉस बी होगा हमारे पास ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट सेट ए से, फर्स्ट वाला ए से बिलोंग करेगा और सेकंड वाला किससे करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा, कुछ इस तरह। यहां आप देख सकते हैं कि सेट ए का x जो है, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, पहले x का a के साथ यहां आ गया, फिर x का 2 के साथ यहां आ गया, इसी तरह x का c के साथ यहां आया, फिर y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये सब तरतीब से हमने क्या बना लिए, पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिए। स्टूडेंट अब कुछ और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ अ सेट ऑफ द नंबर इज सच दैट अ गिवन ऑपरेशन, मतलब कि इफ अ सेट ऑफ द नंबर, अगर सेट में जो नंबर हैं वो इस तरह हो गिवन ऑपरेशन के, जो ऑपरेशन क्या हो सकता है, यूनियन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन हो सकता है स्टूडेंट हमारे पास, क्या क्या, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। ऑन द नंबर्स रिजल्ट इन अ नंबर फ्रॉम द सेट इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन, मतलब अगर ये ऑपरेशन किए जाए और नंबर ही उसका रिजल्ट आ जाए तो फिर हम बोलते हैं कि ठीक है, जो आपका सेट है वो क्लोज्ड है अंडर द ऑपरेशन, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। आइडेंटिटी का मतलब स्टूडेंट, ठीक है, यहां पर नल सेट इज एन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब नल सेट जो होता है वो आइडेंटिटी कहलाती है। अब स्टूडेंट यहाँ आइडेंटिटी का क्या मतलब है, दैट इज फॉर एवरी सेट ए यूनियन, जब हम एम्प्टी सेट करते हैं तो वो खुद एम्प्टी सेट आ जाता है, या एम्प्टी सेट यूनियन ए करते हैं तो ए आता है।
मतलब ये कि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन का ये मतलब होगा कि नल सेट आइडेंटिटी है कि अगर हम यूनियन का ऑपरेशन करें तो ऑपरेशन करने के बाद जिस सेट पर वो ऑपरेशन हुआ है वो रिटर्न हो जाए, तो हम बोलते हैं कि जिसने उसके साथ ये ऑपरेशन किया है वो उसकी आइडेंटिटी है। मतलब आइडेंटिटी हम उसको कहते हैं जो सेट के अंदर चेंजिंग ना लाए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं नंबर से समझाता हूं आपको। जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा, या 2 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो दोबारा 2 आएगा। तो 1 ये आइडेंटिटी कहलाएगी, मतलब इसका जब मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन हुआ तो इसने नंबर को चेंज नहीं किया। इसी तरह एम्प्टी सेट यहां पर आइडेंटिटी कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। जब हम इसका यूनियन लेते हैं किसी भी सेट का, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल के तौर पे ए रखा है, जब हम सेट ए का यूनियन लेंगे किसके साथ, एम्प्टी या एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे ए के साथ, तो सेट ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज आ जाएगा। तो नल सेट या एम्प्टी सेट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगी। अब देखते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब कि इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी क्या होती है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। अगर कोई भी सेट ए हमारे पास मौजूद है, फॉर एवरी सेट ए, तो ए इंटरसेक्शन यू करें या यू इंटरसेक्शन ए करें तो हमारे पास रिटर्न क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब कि ए का यू से इंटरसेक्शन या यू का ए से इंटरसेक्शन लिया जाए तो दोबारा वही सेट हासिल हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो जो ये काम करवाएगा वो आइडेंटिटी कहलाएगा। अब यूनियन यहां पर ये काम करवा रहा है तो ये यूनियन आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, इंटरसेक्शन, क्योंकि ऑपरेशन इंटरसेक्शन का हुआ है। बिल्कुल इस तरह जैसे यहां पर एम्प्टी सेट आइडेंटिटी था, नल सेट आइडेंटिटी था, क्योंकि अब यूनियन का ऑपरेशन हो रहा था, तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, क्योंकि ये ओरिजिनल सेट को रिटर्न करेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, मतलब कि जगह बदलकर अगर यूनियन लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का यूनियन बी के साथ करें या बी का यूनियन ए के साथ करें, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर इसी को इंटरसेक्शन में किया जाए तो इंटरसेक्शन में भी ऐसी होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट है एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ। इसमें अगर यूनियन के हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं फिर उसका यूनियन सी के साथ लूं, या ए पहले बी यूनियन सी लेकर फिर ए के साथ यूनियन लूं, तो कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरह स्टूडेंट इंटरसेक्शन में होगा, यूनियन की जगह हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाया है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फिर उस आंसर का इंटरसेक्शन सी के साथ लिया जाए, या पहले दो बी और सी का इंटरसेक्शन लेके ए के साथ इंटरसेक्शन किया जाए, तो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती। स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, नाम से पता लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब इसमें यूनियन इंटरसेक्शन दोनों इन्वॉल्व होंगे। किस तरह, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट, ये कोई 3 सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे होगा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर बीच में आएगा यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ये कहलाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर हम इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव करें तो कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन मतलब बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, फिर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, बीच वाला यूनियन अपनी जगह पे रहेगा, तो ये कहलाएगा कौन सा, राइट इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि जो एक सेट लिखा हुआ था वो यहाँ लेफ्ट साइड पर था ए, और यहाँ पर जो ए लिखा हुआ था वो राइट साइड पर था। इसी तरह इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब फिर दोबारा हमारे पास ए बी सी कोई 3 सेट हैं, तो स्टूडेंट सिर्फ चेंजिंग ये होगा कि यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। अगर आप इनको गौर से देखें, जहां बीच में यूनियन था वहां पर इंटरसेक्शन, और जहां इंटरसेक्शन था वहां पर क्या आ गया स्टूडेंट, यूनियन आ गया।
अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो स्टूडेंट ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर हम कोई भी 3 सेट ले लें तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं A क्रॉस B यूनियन C। तो स्टूडेंट A का क्रॉस पहले B के साथ होगा, फिर A का क्रॉस C के साथ होगा, बीच में यूनियन आएगा, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर हम इसकी राइट करें तो कुछ इस तरह होगी स्टूडेंट। बिल्कुल इसी तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या चेंज आएगा, जहां यूनियन आपने लिखा था वहां पर आप क्या लिख देंगे, इंटरसेक्शन लिख देंगे, और कोई भी चेंजिंग यहां पर आपको दिखने में नहीं मिलेगी। अगर एक समझ में आ जाए तो दूसरी बहुत आसान है। इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं ओवर डिफरेंस। मतलब अगर स्टूडेंट 3 सेट हैं और इस तरह है कि A माइनस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है C से, तो A का C से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, माइनस B का किससे हो जाएगा, C से। इसी तरह अगर C का कार्टेशियन प्रोडक्ट A माइनस बी से लिया जाए तो C कार्टेशियन प्रोडक्ट A माइनस C कार्टेशियन प्रोडक्ट B होगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लॉ देखे जाएं तो स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट लॉ भी हैं। फॉर एनी सेट A यूनियन A के बराबर होगा। मतलब अगर हम A का यूनियन A के साथ ही ले लें तो दोबारा रिटर्न होगा, ठीक है, A। अगर इंटरसेक्शन भी लें तो भी हमें A ही रिटर्न होगा क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। आइडेंटिटी लॉस, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा। अगर A का यूनियन लिया जाए किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो हमारे पास A रिटर्न होगा। अगर A का यूनियन U के साथ लिया जाए तो U होगा। इसी तरह अगर A का इंटरसेक्शन U के साथ लिया जाए तो A होगा। अगर इंटरसेक्शन हमारा एम्प्टी सेट के लिए साथ लिया जाए तो एम्प्टी सेट आएगा। लॉज ऑफ द कंप्लीमेंट स्टूडेंट, ये डी मॉर्गन लॉ भी मशहूर है, लेकिन डी मॉर्गन लॉ अलग होता है। अगर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, मतलब कि A का यूनियन उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया जाए तो हमें यूनिवर्सल सेट रिटर्न हो जाता है। इसी तरह अगर A का यूनियन A इंटरसेक्शन के साथ लिया जाए तो एम्प्टी सेट होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होकर दोबारा सेट A रिटर्न हो जाता है। अगर हम यूनियन सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, मतलब U में से U को माइनस कर दें, तो स्टूडेंट एम्प्टी सेट होगा। और अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो U आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ जो मैं जिक्र कर रहा था, डी मॉर्गन लॉ होता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो इंडिविजुअल पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो यूनियन का ऑपरेशन है उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह स्टूडेंट अगर A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन को क्या बना देता है, यूनियन बना देता है। ये कुछ लॉज हैं जो हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी और लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे।